माय लविंग स्टूडेंट, हम क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नेम इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने आपके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो पिछले हमारा वीडियो था, पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लुई 16 के साथ क्या हुआ। लुई 16 को देशद्रोह साबित करते हुए लुई 16 ने देश के साथ गद्दारी की। इस चीज़ को देखते हुए लुई 16 को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया और कुछ समय के बाद उसकी जो रानी थी उसका भी वही हाल हुआ। अब ये जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक है, अब लुई 16 तो आपका फांसी पे चढ़ गया। लोगों को लगा कि हमारे देश में हालात जो हैं मतलब शांतिपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन सिचुएशन जो हालात थे वो और ख़राब हो गए। वो ख़राब क्या हो, क्योंकि टॉपिक ही आपका कह रहा है द रेन ऑफ टेरर, मतलब हम इसको ये कह सकते हैं आतंक राज का टाइम। आतंक, इसका टेरर का मतलब होता है आतंक राज। अब इसमें क्या था, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू द 1794 इन फ्रांस कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। ये जो समय था, ये जो युग था, ये जो काल था, इस टाइम को हम जानते हैं आतंक राज के टाइम से। और साथ ही ये आखिर क्यों, रॉबेस्पियर द हेड ऑफ द, देखिए लुई 16 के साथ जो हुआ, लुई 16 में फांसी, तो वो किन लोगों के टाइम में हुआ, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने लुई 16 को फांसी के फंदे पर चढ़वाया। तो उससे, और जो आपका जैकोबिन क्लब का जो आपका कहते हैं नेता, लीडर था, वो कौन था, रॉबेस्पियर। अब देखिए रॉबेस्पियर क्या कह रहा है, रॉबेस्पियर द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब फॉलोड द पॉलिसी टू द सर्व द कंट्रोल द पनिशमेंट। अब यहाँ पर रॉबेस्पियर देखिए क्या है, वो कोई भी रूल कानून बनाना है बहुत ही सख्त है। अगर वो उस चीज़ को नहीं मानता था तो क्या करता था, पनिशमेंट, लोगों को सजा देता था। वो सजा क्या थी, क्लर्जी, नोबल एंड पीपल हु वेयर द कॉन्सिडर द एनिमीज टू द रिपब्लिक वेयर द ग्लोटाइन। अगर उसके बनाए हुए कानून को कोई भी डिनाई करता था, कोई भी नहीं मानता, तो उसको क्या करता, ग्लोटाइन करता था उसको। अब ग्लोटाइन क्या है, देखिए ग्लोटाइन क्या है, दो पोल हैं, दो पोल के बीच में ये आरा मशीन जिससे लकड़ी कटती है उस प्रकार उसका एक ब्लेड है, और यहीं पर एक पॉइंट इस प्रकार से बना है, और यहाँ पर लोगों की गर्दन को रख दिया जाता था, तो उस आरा मशीन को उस पर रख कर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता था, उसको बोलते ग्लोटाइन। और ग्लोटाइन मशीन का जो आविष्कार किया था डॉक्टर ग्लोटिन ने इस मशीन का आविष्कार किया। अब देखिए, इवन ही किल्ड ऑर्डर टू द किल हिज ओन पार्टी मेंबर हु डू नॉट एग्री विद हिम, मतलब कि वो उन लोग को भी मार देता था, उन लोग को भी मारने का ऑर्डर दे देता था जो उसके पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के मेंबर है। क्यों, क्योंकि अगर उसने कोई भी रूल बनाया, अगर उसके पार्टी के मेंबरों ने नहीं माना तो वो भी उनको ग्लोटाइन कर देता था। यहाँ पे कह रहा है रॉबेस्पियर फॉलोड द पॉलिसी सो स्ट्रिक्टली, कि रॉबेस्पियर की जो भी पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्टली है, फॉलो करो, नहीं तो इवन ही सपोर्टर टर्न अगेंस्ट हिम, नहीं तो आपको फांसी। कह रहे ना, उसका जो सपोर्टर है उनको भी वो नहीं छोड़ते थे, उसको फांसी तख्ते पर लटका देते थे। फाइनली ही वॉज कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट जुलाई 1794। अब देखिए यहाँ पर बात हुई कि इतना कुछ होने के बाद आखिरकार उसकी जो पॉलिसीज थी वो इतनी सख्त थी, सख्त होने की वजह से उसके जो सपोर्टर थे, कहते ना, उन सपोर्टर के बीच में जो सपोर्टर थे उसके खिलाफ हो गए। क्राइम में वहाँ पे हड़कंप मचा। इस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि जुलाई 1799 कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको दोषी ठहराया, और दोषी ठहराने के साथ साथ अगले दिन उसको फांसी पर लटका दिया गया, उसको भी ग्लोटाइन पर चढ़ा दिया गया। कल तक तो वो ग्लोटाइन करता था लोगों को, लेकिन अब लोगों ने देखा, बोले कल तक तो तुम ग्लोटाइन कर रहे थे, अब आज तुमको हम इस पर ग्लोटाइन, उसको भी इस पर ग्लोटाइन कर दिया गया। अब देखिए, सिंगल हैंड पॉलिसी थी लुई 16, सिंगल हैंड पावर आई आपकी रॉबेस्पियर। इन दोनों के पास सिंगल पावर होने में से क्या हुआ कि देश में जो थी स्थिरता नहीं आ रही थी। तो लोगों ने ये सुझाव किया, मतलब ये विचार किया कि हम सिंगल हैंड पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे,
तो आपका जो अगला टॉपिक है वो कह रहा है द डायरेक्टरी रूल फ्रांस, मतलब कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या होता है? आफ्टर द जैकोबिन गवर्नमेंट फेल, जब जैकोबिन सरकार गिर गई तो उसके गिरने बाद एक नया संविधान बना, मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच द प्रोवाइड फॉर 2 लेजिस्लेटिव का, उसमें दो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक डायरेक्टरी, सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। मतलब इस चीज़ को देखते हो कि उन्होंने इस चीज़ को इसलिए करा कि एक हाथ में पावर देकर हमने देख ली, अब दो के हाथ में पावर दो ताकि कोई भी इस पावर का मिसयूज ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर भी सिचुएशन आप देखिए, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और डायरेक्टरी जो है ये आपस में इनमें डिस्प्यूट है, ये आपस में लड़ रहा है कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए डायरेक्टरी ऑफन द क्लैश विद इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ, जब इसमें आपस में स्टेबिलिटी नहीं आई डायरेक्टरी में और लेजिस्लेटर में, तो ये भी जो था फेल हो गया। और आपस में इन दोनों की लड़ाई को देखते हुए एक व्यक्ति था, अब वो था आपका नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने, जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इन दोनों की लड़ाई का लाभ उठाया, बेनिफिट उठाया। क्या? नेपोलियन अपॉर्चुनिटी टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। नेपोलियन ने देखा कि जब यह स्टेबिलिटी नहीं है, इसका फायदा उठाया, तो उसने क्या करा, बिकम द डायरेक्टर ऑफ फ्रांस आफ्टर फॉल ऑफ द डायरेक्टरी। जब ये आपका डायरेक्टरी रूल गिर गया, तो गिरने के बाद 1796 में उसने अपने को वहाँ का आगे बात सुन बना दिया। लेकिन अब देखिए 1796 में वहाँ का नेता बना, फिर बाद में आपका 1799 ये वहाँ का राजा भी हुआ, ये अभी हम पढ़ेंगे। ही वॉज ग्रेट जनरल एंड द यूज टू द पावर टू कॉन्कर द नाइबरिंग स्टेट। देखिए अच्छा था, ये अच्छा जनरल था, और इसकी वजह से जो कई जो स्टेट थे, कौन से, जो पड़ोसी स्टेट थे, उसको भी इसने अपने तरफ कर लिया। और इन 1804, देखिए यहाँ 1796 है, 1796, यहाँ पर 1804 का, इसने 1804 में ताज पहना। ठीक है, वहाँ का राजा बना। तो इसने क्या करा, एक सिविल कोड बनाया, इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि इन 1804 ही इंट्रोड्यूस सिविल कोड विच ही गेव। अब ये जो सिविल कोड बनाया, उसमें इसने कई नियम को, कई कानून को लागू किया। वो कानून क्या है, इसको हम देखते हैं। सिविल कोड 1804 को हम नेपोलियन कोड के भी नाम से जानते हैं। और नेपोलियन जो कोड था, उस कोड में क्या क्या हुआ। पहला नंबर तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब अब ये था कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खरीद सकता था। पहले ये था कि सिर्फ राजा ही खरीदता था, अब कोई भी इस चीज़ को खरीद सकता है। ये चीज़ नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। साथ ही साथ यूनिफॉर्म द सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर। सिस्टम क्या था, वेट एंड मेजर का सिस्टम आप क्लास 10th में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप क्लास 10th में डीपली पढ़ेंगे। वेट एंड मेजर का ये था कि कहीं कहीं पर वेट 1 किलोग्राम का 700 ग्राम, 600 ग्राम समथिंग, कहीं कहीं पे आपका 800 समथिंग। तो उसने क्या करा, नेपोलियन बोनापार्ट ने वेट एंड मेजर में उसने क्या बोला, नहीं 1 किलोग्राम इजकल टू 1000 ग्राम, कि 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे। इस चीज़ ने उसने इस चीज़ को ठीक किया। साथ ही साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कानून था, कानून सबके लिए बराबर किया उसने, कि जो भी कोई सज़ा है वो सबको एक समान दी जाएगी। इसमें कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, ना पॉलिटिशियन, इसमें ना कोई पॉलिटिशियन है ना नॉन पॉलिटिशियन है। उसने कहा सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन आखिरकार बट ही फाइनली डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट की जो आपका बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, उसमें इसकी हार हो गई। ये जो आपका बैटल ऑफ वाटरलू है, इसको भी आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ वाटरलू में कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। अब ये आपका जो टॉपिक था वह फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं
नेपोलियनिक कोड 1804 1804 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इज डेड वुमेन हैव द रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? फ्रांस की ये बात हुई कि क्या अब ये बोला है क्या फ्रांस में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्या महिलाओं ने भी क्रांति में पार्टिसिपेट किया? तो देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेयर द एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट फ्रेंच ब्रॉट द चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी। मतलब जब महिलाओं ने फ्रांस की क्रांति में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या थे कि दे होप्ड दैट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मेजर टू द इम्प्रूव देयर लाइफ। मतलब उनको ये भी लगा, महिलाएं जो थी, कि सरकार हमारे लिए भी कुछ करे, क्योंकि एक्टिव सिटीजन आपने देखा होगा कि एक्टिव सिटीजन जो थे वहाँ पे फ्रांस में सिर्फ एक्टिव सिटीजन थे और उसमें सिर्फ पुरुषों को वोट देने का राइट था 21 ईयर्स। तो यहाँ पर ये भी बात हुई कि महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, अब महिलाओं की वहाँ पर पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि फ्रांस में महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है, क्योंकि कह रहा है टॉपिक आर सेइंग कि कंडीशन ऑफ वुमेन कि फ्रांस में महिलाओं की दशा क्या थी। वो ये कह रहा है दे वर्क एज सीम स्ट्रेस और लॉन्ड्रीज। वहाँ पर जो महिलाएं थी, ज़्यादातर महिलाएं क्या काम करती थी? सिलाई का काम, लॉन्ड्रीज धुलाई का काम, और साथ ही साथ सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स। मतलब जो महिलाएं थी फूलों को बेचती थी, सब्जियों को बेचती थी, फलों को बेचती थी। एट द मार्केट वेयर द एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस। यहाँ तक कि जो महिलाएं थी, कुछ महिलाएं ऐसी थी जो वहाँ के अमीर परिवार थे, जो प्रॉस्पेरियस फैमिली थी, वहाँ पर उनके यहाँ जाकर काम करती थी। यहाँ तक कि पोजीशन ये भी थी कि कुछ महिलाएं देह व्यापार में भी इन्वॉल्व हो गई। अब देखिए, मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस ऑफ एजुकेशन। ज़्यादातर महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी कि आप पढ़ नहीं सकती, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। और पढ़ने का जो राइट था किसको था? ओनली डॉटर ऑफ वेल्दियर मेंबर। जो धनी व्यक्ति थे, जिनके पास पैसा था, उनके बच्चों को पढ़ाने का राइट था। ऑफ द सोसाइटी हैड एक्सेस एजुकेशन। मैंने क्या बताया कि जो पैसे वाले लोग थे कि उन्हीं के बच्चे स्कूलों में पढ़ सकते हैं या हायर एजुकेशन को ले सकते हैं। देयर वेजेस वेयर लो देन दोज ऑफ मैन। जो वहाँ का जो वेजेस था, महिला जो काम करती थी अकॉर्डिंग, मतलब कि पुरुषों के समान, जहाँ पर पुरुष काम करते थे, जो महिला काम करती थी, तो होता क्या था कि जो वेजेस था, जो दिन भर का काम करने का जो उनका मेहनताना भत्ता था, वो भी उनको कम दिया जाता था। पुरुषों को 100 दे दिया तो महिलाओं को 50 दे दिया, 75 दे दिया, एक्स्ट्रा जो भी। तो वो इक्वल नहीं था, बराबर नहीं था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस दैट इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ऑन क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो वहाँ की महिलाओं ने ये देखा कि अरे सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है, तो हमने तो वहाँ पर क्या हुआ, जिस प्रकार से जैकोबिन क्लब खुला तो महिलाओं ने भी अपना क्लब खोला, अपना न्यूज़पेपर निकाला। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वुमेन वाज मोस्ट ऑफ द फेमस ऑफ देम। और ये जो था, ये काफ़ी, ये जो सोसाइटी था बहुत ज़्यादा आपका जाके फेमस हुआ। फेमस होने के बाद मतलब ये फेमस हुआ, साथ ही साथ वन ऑफ देयर मेन डिमांड, ये जो हमने बताया सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्लब के नेम है, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिक वुमेन। आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। एक डिमांड उनकी और थी, यहाँ की जो महिलाएं थी फ्रांस की, उनकी महिलाओं की ये मांग थी कि जिस प्रकार से आपने पुरुषों को राइट दिया है उस प्रकार से हमको भी ये राइट मिलना चाहिए, पॉलिटिकल, राजनीतिक, ठीक है, वोट देने का जो 21 था कि वो देंगे तो वो महिलाओं को भी राइट मिलना चाहिए। बट वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1790 में रिड्यूस देम द पैसिव सिटीजन। अब देखिए इन्होंने क्या करा, इस चीज को नहीं माना, डिसअपॉइंट हो गए। 1791
अब देखिए इन अर्ली ईयर रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ एंड हेल्प इम्प्रूव दैट द लिव्स ऑफ वुमेन। बाद में कुछ चेंजेस आए। चेंजेस क्या है? चेंजेस में देखते हैं, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। स्कूलिंग जो थी, जब ये क्लब बना, जब उन्होंने अपने हक की लड़ाई करी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये सक्सेस हुआ। कैसे कि जो लड़कियां हैं, जिस भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, तो सबके लिए आपकी शिक्षा जो है वो कंपलसरी है। देयर फादर कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम इनटू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल। पहले क्या था? पहले ये था कि अगर पिता ने ये कह दिया कि नहीं तुम्हें इस लड़के से विवाह करना है तो करना है, लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस थी। चेंजेस क्या थे कि लड़की को आप ज़बरदस्ती उससे किसी से शादी नहीं करा सकते, वो अपने अनुसार भी शादी करने का उसके पास राइट आ गया। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी द अप्लाई फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। पहले क्या था कि सिर्फ डिवोर्स, जो तलाक था, तलाक देने का राइट किसको था? सिर्फ पुरुषों को। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लीगली तौर पर दोनों को राइट हुआ कि आपका पुरुष भी अब तलाक दे सकता है और महिला भी तलाक दे सकती है। फ्रांस में ये चीज़ है। गिविंग जॉब ट्रेनिंग टू द वुमेन, साथ ही साथ जो महिलाएं थी, महिलाओं को जो जॉब ट्रेनिंग थी वो भी देने की, ताकि ये अपने को अच्छे से समाज में इस्टेब्लिश कर लें। वुमेन्स के राइट की जो बात हुई, उन्होंने कुछ चीज़ें आपकी चालू कर दी, जैसे स्कूलिंग उन्होंने चालू कर दिया, और साथ ही साथ जो पिता फोर्सली जो मैरिज करते थे उसको ख़त्म कर दिया गया। और डिवोर्स का जो मैटर था कि आप अब पहले पुरुष देते थे तो आप दोनों लोग देते थे, कि महिला पुरुष दोनों को राइट था। साथ ही साथ उन्होंने जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बट पॉलिटिकल राइट एंड इक्वल वेजेस राइट वे आर द ऑलवेज डिनाइड। यहाँ पर जो पॉलिटिकल राइट और आपके वेजेस की जो बात है, जो इक्वल मिलना चाहिए, उसको हमेशा डिनाई किया गया, उस चीज़ को नहीं माना गया कि नहीं, इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि महिलाओं को इसमें कोई राइट नहीं है। जो मैं बेच दे रहा हूँ उसको बेच को आप लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, और पॉलिटिकल राइट तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। इसको देखते हुए अब देखिए यहाँ पर भी एक महिला थी, द एमिनेंट राइटर एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट द ओलंपिक डिगेस। इनका नाम क्या है? ओलंपिक डिगेस। ओलंपिक डिगेस अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन। उन्होंने इस चीज़ में अपोज किया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिक्लेरेशन के राइट ऑफ मैन एंड वुमेन सिटीजन 1791 कि दोनों को बराबर का राइट मिले, एंड ड्राफ्टेड द राइट फॉर द वुमेन एंड सिटीजन। अब देखिए इन्होंने कर दिया ना कि महिलाओं के हक की लड़ाई कर दी। अब लेकिन जब इन्होंने महिलाओं को इतना बढ़ाया चढ़ाया, तो सरकार को लगा कि ये इन्होंने महिलाओं को बरगलाया, महिलाओं को भड़काया, तो इनके साथ भी वही हुआ जो लुई 16 के साथ हुआ, ठीक है, और जो रॉबेस्पियर के साथ हुआ। तो यहाँ पर क्या था, इन 1793 मतलब 2 नवंबर 1793 शी वाज ग्लोटाइंड। उनको भी ग्लोटाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि महिला समाज को लिए हमारे प्रति बहुत ज़्यादा खतरनाक करती जा रही हैं, तो इनको भी क्या कर दिया? ग्लोटाइन कर दिया। लेकिन इनको जब ग्लोटाइन कर दिया ओलंपिक डिगेस, इनको ग्लोटाइन करने के बाद भी ये जो हक की लड़ाई थी वो खत्म नहीं हुई, वो लड़ाई चलती रही। आखिरकार चलते चलते वो लड़ाई जो थी, देखिए आपका खुद ये देखिए कि इन महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई कब लड़ी, और ओलंपिक डिगेस को ग्लोटाइन कब किया गया? ग्लोटाइन कब किया गया? 2 नवंबर 1793। और महिलाओं को वोट देने का राइट कब मिला? सी हियर इन 1946 वुमेन गेट इक्वल वेजेस एंड पॉलिटिकल राइट। इतनी लंबी लड़ाई, वो लड़ाई चलती, वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। आखिरकार सरकार ने वहाँ पर क्या हुआ कि वुमेन को 1946 में महिलाओं को बराबर का भत्ता और पॉलिटिकल राइट दिया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक था, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? सो आंसर इज यस।